बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनाब नेक्स्ट लेक्चर IFRS 15 में हम एंड रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। और अपने कहा जनाब IFRS 15 ये कहता है कि आप जो रेवेन्यू है उसको आप 5 स्टेप मॉडल के मुताबिक रिकग्नाइज करेंगे। सबसे पहले हमने कहा जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिएबल नहीं है तो आप रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकते। उसके बारे में हमने बात की कि हाउ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स आइडेंटिफिएबल। देन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज आइडेंटिफिएबल देन देयर इज अ नेक्स्ट फेज स्टेप कि विद इन द कॉन्ट्रैक्ट आप देखें इज देयर एनी मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जिसके बारे में हमने कहा जनाब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मींस द प्रॉमिसेस, ठीक। और अगर एक से ज्यादा प्रॉमिस है तो हमने कहा जनाब देयर इज अ मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एंड इफ द गुड्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ईच अदर तो हमने कहा जनाब दे आर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सेकंड स्टेप के बाद देयर इज अ थर्ड, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। और ट्रांजैक्शन प्राइस को हमने डिटरमिन किया, उसमें हमने देखा जनाब मेजर कंपाउंडिंग फैक्टर है, फिर हमने जनाब बात की वेरिएबल कंसिडरेशन की, डिस्काउंट एलोकेशन किया। सो दैट इज द डिफरेंट थीम ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। देन allocation of the transaction price to the separate performance obligation on the basis of the standalone prices। तो वो भी हमने एक एग्जांपल की, उस पर हमने बात की। चौथा है कि रेवेन्यू रिकग्नाइज करें जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म हो जाए। तो हमने कहा जी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो परफॉर्म होता है वो दो तरह से है। IFRS 15 कहता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कल हमने एग्जांपल की जिसमें हमने देखा कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमिन करनी पड़ेगी ईयर एंड पे। अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है और जितना कंप्लीट हो चुका है उस हिसाब से आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेजर करने के हमारे पास इनपुट मेथड्स हैं, आउटपुट मेथड है, वो जिस पे हमने कल बात की। आज फिर हम एक और बात IFRS 15 में स्पेशली जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज द डिस्काउंट्स। कि जनाब डिस्काउंट जो है उसकी ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होगी, हाउ टू ट्रीट द डिस्काउंट, ठीक। इसके लिए जनाब अगर आप एग्जाम्पल देखें दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 मारिया लिमिटेड के नाम से एग्जाम्पल है, ठीक हो गया जनाब। इसमें जनाब इशू है डिस्काउंट। कैन वी ऑल नो द डिस्काउंट इज अ ट्रेड और द सेटलमेंट डिस्काउंट। अब IFRS 15 ये कहता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में डिस्काउंट ऑफर कर रखी है दैट इज स्पेशली द सेटलमेंट डिस्काउंट, तो उसको आपने किस तरह से जो है वो ट्रीट करना है और कैसे उसको आप मेजर करेंगे, ठीक हो गया जनाब। और फ्रॉम द सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों साइड से आप देखेंगे, ठीक हो गया जी। एक छोटी सी एग्जांपल है, कहता है जी मारिया लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू रुपीस 10,000 टू ज़ारा लिमिटेड on 8th of August 2021 to be paid on 31st August 2021. However, if ZT pays within 10 days, it will be entitled to a 4% cash discount and will have to pay only 9,600. ये एग्जाम्पल है जनाब आपके बुक के पेज नंबर 308 पे, पेज नंबर है 308। अब वो क्या कह रहे हैं जनाब, कहता जी ज़ारा जो है को उसने सेल किया, ठीक, और 10,000 की सेल है जी 10,000 की, 10,000 सेल। और उसने कहा जनाब 8 अगस्त को सेल की मारिया ने ज़ारा को, और उसने कहा जनाब अगर आप विद इन 10 डेज पेमेंट कर देंगे तो आपको 4% डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी सूरत में आपको 9,600 पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द कितनी अमाउंट आपको रियलाइज होगी एट द एंड। अब यहां पर जब 4 सिनेरियो बनते हैं, देयर इज टोटल 4 सिनेरियो। अगर हम बुक्स ऑफ मारिया लिमिटेड में आए, पहला सिनेरियो ये है IAS 15 ये कहता है क्या आपको लगता है कि आपका ये कस्टमर जो कि ZT है जिसको आपने सेल की है वो ये डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। तो जो 8 अगस्त को आप एंट्री करेंगे
8th of August 2021 with the estimation that the customer will not avail the discount जो कि आप 4% ऑफर कर रहे हैं, तो आपको जो रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेना चाहिए वो पूरे का पूरा 10,000। इसका मतलब आप एंट्री करेंगे रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से? 10,000 से। चूँकि हमारी एस्टिमेशन है कि वो डिस्काउंट नहीं लेगा, तो IFRS 15 के मुताबिक आप 10 का 10 रिकग्नाइज करेंगे रेवेन्यू, 10,000 कंप्लीट, बिकॉज हमारी एस्टिमेशन है कि वो ये नहीं लेगा। मोस्ट लाइकली आउटकम यही है कि वो डिस्काउंट नहीं लेगा। और जब 30 अगस्त को उसने पेमेंट की, ठीक हो गया, तो उसने 10 दिन में पेमेंट नहीं की, उसने अपने टाइम पे पेमेंट की 30th of अगस्त। इसका मतलब पूरे पैसे देगा। आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ मारिया, दैट इज यानी कि सेलर की बुक्स में हम बात कर रहे हैं। सही हो गया। तो एक सिचुएशन तो ये बनती है कि एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द रेवेन्यू, जब आप 8 अगस्त को सेल की, दैट इज द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपका एस्टिमेशन ये है कि जो हमने डिस्काउंट ऑफर की है टू पे विद इन 10 डेज, तो वो तो नहीं करने वाला। ठीक, तो हमारी एस्टिमेशन ये है कि वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। तो हमने कहा जी बिल्कुल ठीक हो गया। आपको IFRS 15 कहता है जी आप डिस्काउंट, आप जो रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे, ठीक, और वो क्या होगा, वो जनाब पूरे का पूरा है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। चूंकि अनसर्टेनिटी जो है रिगार्डिंग द डिस्काउंट, हमारी एस्टिमेशन ये है कि वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं आप सेकंड सिनेरियो ये बनता है, देयर इज अ सेकंड सिनेरियो इज दिस, कि हमारा एस्टिमेट यही है कि वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। ठीक, 31 अगस्त को उसने एज पर क्वेश्चन पेमेंट की। ठीक, हमारा 8 अगस्त को जब हम रेवेन्यू बुक करने लगे, तो हमारा ख्याल यही है कि वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से? सो एज पर आवर एस्टिमेट वी विल रिगार्ड 10,000, 10,000। किस दिन? 8 अगस्त को, 08 अगस्त 2021। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा एस्टिमेट यही था कि वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, लेकिन उसने 17 अगस्त को विद इन 10 डेज पेमेंट कर दी। अब 17 अगस्त को जब वो पेमेंट करेगा, तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ही इज इंटाइटल्ड और शी इज इंटाइटल्ड फॉर द डिस्काउंट। 400 रुपये का डिस्काउंट है, वो इंटाइटल्ड है, चूंकि उसने अर्ली पेमेंट कर दी है, तो वो डिस्काउंट का इंटाइटल्ड है। इसका मतलब है जब कैश रिसीव होगा, इट इज गोइंग टू बी 9,600 4% डिस्काउंट के बाद। और रिसीवेबल आपने बुक किए थे 10,000 के, टू रिसीवेबल अकाउंट 10,000। अब प्रीवियसली हम सब लोग डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देते थे। तो यहाँ पर जनाब स्टोरी ये है, IFRS 15 कहता है कि ये जो आपने सेल रिकॉर्ड की थी ना 10,000, इसको डेबिट कर दे। कितने से? 400 से। सेल्स अकाउंट डेबिट विथ 400। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप रेवेन्यू रिपोर्ट करेंगे तो उसमें से 400 माइनस करेंगे। पहले यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड आ जाया करता था, अभी भी आ रहा है, लेकिन IFRS 15 ये कहता है ये जो डिस्काउंट अलाउड भी अगर आप यहाँ पे लिख दें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपनी पुरानी एंट्री हम लोग कर दें डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि ये जो डिस्काउंट है ये आप ग्रॉस रेवेन्यू जो है उसमें से माइनस करेंगे, इसको एक्सपेंसेस में अलग से रिपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। सो द डिस्काउंट अलाउड इज गोइंग टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स। तो बहरहाल जी आप क्या कर रहे हैं, आपने वो सेल रिवर्स कर दी जो एट द टाइम ऑफ 8 अगस्त आपका ख्याल था कि ये पैसे आएंगे, लेकिन आपका एस्टिमेटेड बिकम्स वो नहीं हुआ जो आप सोचे थे, इट बिकम्स अनट्रू। तो आपने जनाब सेल्स जो एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग थी उससे हमने सेल्स को डेबिट कर दिया, यानी कि सेल हमने कम कर दी। ये दो पॉसिबल सिचुएशन ये हो सकती है। अच्छा जी, इसके बाद तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द थर्ड वन?
तो हम कह रहे हैं ये थर्ड सिचुएशन जो है वो ये हो सकती है कि 8 अगस्त को 2021 8 अगस्त 2021 को हमारा एस्टिमेट है कि ये डिस्काउंट अवेल कर लेगा। जब आपका ये एस्टिमेट है कि मोस्ट लाइकली है कि ये डिस्काउंट अवेल कर लेगा, तो IFRS 15 ये कह रहा है कि आप जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे इट शुड बी नेट ऑफ डिस्काउंट। बाय डिफॉल्ट आप उसको डिस्काउंट लेस कर देंगे और आप एंट्री क्या करेंगे, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने से, नेट ऑफ डिस्काउंट। 400 माइनस कर दो, 9,600, 9,600 से आप इसको माइनस कर दो। और हुआ भी ये जो आप सोच रहे थे, उसने 17 अगस्त को आपको पेमेंट कर दी, 17 अगस्त को उसने पेमेंट कर दी कस्टमर ने, 17 अगस्त 2021, 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी। जो आप सोच रहे थे वही हुआ, और कैश अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, 9,600, 9,600। तो जो आपका एस्टिमेट था एक्चुअल इवेंट भी वही हुआ, और 9,600 से आपने कैश डेबिट किया और 9,600 से आपने रिसीवेबल को जो है वो आपने क्रेडिट कर दिया, यानी कि व्हाटएवर आवर एस्टिमेट आउटकम भी वही है। इसके बाद चौथी सिचुएशन बनती है, देयर इज अ फोर्थ सिचुएशन, एंड द फोर्थ सिचुएशन इज दिस कि आपका एस्टिमेट ये है कि वो डिस्काउंट अवेल कर लेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता, वो डिस्काउंट अवेल नहीं करता, यानी कि वो 17 अगस्त को पेमेंट नहीं करता और वो पेमेंट जो है वो 31 अगस्त को करता है। तो जब आपका एस्टिमेट ये है कि वो डिस्काउंट अवेल कर लेगा, तो 8 अगस्त को जो आप एंट्री करेंगे वो वही है जो हम पहले कर रहे थे, 9,600। चूंकि हमारा मोस्ट लाइकली जो एस्टिमेट है वो यही है कि वो डिस्काउंट अवेल कर लेगा, और हमने एंट्री फिर वही की, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन एक्चुअली उसने विद इन 10 डेज पेमेंट नहीं की। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल वो 31 अगस्त को पेमेंट कर रहा है, तो जब वो 31 अगस्त को पेमेंट करेगा तो अब उसके पास ये राइट नहीं है कि अकाउंट अवेल करे। तो इसका मतलब है कि वो हमें पूरी पेमेंट करेगा, दैट इज ₹10,000। तो कैश अकाउंट डेबिट with 10,000 to receivable account credit with 9,600। अब जो आपका एक्स्ट्रा 400 आया है, स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दें विद द 400। सो दैट इज अ न्यू थिंग, प्रीवियसली हम ये बात नहीं करते थे। सो दिस इज अ न्यू थिंग दैट वी आर गोइंग टू क्रेडिट सेल्स अकाउंट विद 400। अगर आपका जो एस्टिमेट था कि वो 9,600 रुपये डिस्काउंट अवेल कर लेगा, लेकिन लेटर ऑन उसने अवेल नहीं किया। सो इन द बुक ऑफ द सप्लायर, द हुज सेलर, दैट इज मारिया लिमिटेड, अगर डिस्काउंट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दैट यू आर ऑफरिंग अ डिस्काउंट टू द कस्टमर, तो ये 4 पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। ये अब आपने याद रखना, देयर इज 4 पॉसिबल सिनेरियोज जो कि हो सकते हैं अगर आप सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। इसके बाद जनाब अगर आप इसी चीज को देखें कि जनाब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अलावा जनाब अगर आप इसको देखें तो अब इसका इम्पैक्ट क्या है अगर आप गौर करें, तो हम कह रहे हैं जनाब प्रीवियसली हम जो डिस्काउंट अलाउड हुआ करता था ये वाला, ये हम जीपी के बाद डिडक्ट किया करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जीपी कैलकुलेट करने के बाद सेल्स में से हम डिस्काउंट अलाउड माइनस नहीं किया करते थे,
हम जीपी के बाद अदर एक्सपेंसेस में डिस्काउंट अलाउड माइनस कर, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट जो है या जीपी मार्जिन जो है वो अफेक्ट नहीं हुआ करते थे। लेकिन IFRS 15 की इस चेंजेस के बाद दिस इज गोइंग टू बी हैपन, ये होने वाला है। ओके, दिस इज गोइंग टू बी हैपन। और डिस्काउंट अलाउड जो है वो सेल्स में से माइनस होगा, तो इसकी इंप्लीकेशंस ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अफेक्ट होने वाला है। तो ये है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, बायर की बुक्स में, जैसे इस क्वेश्चन में जीटी की बुक्स में आ जाए, इन द बुक्स ऑफ द जीटी, इसी एग्जाम्पल में अगर आप जीटी की बुक्स में आ जाए जो कि बायर, अब बायर जो है जाहिर है वो चीज़ें खरीदेगा। अब उसको पता है कि अगर उसके पास विद इन 10 डेज पेमेंट पैसे हुए तो वो डिस्काउंट अवेल कर लेगा, नहीं होंगे तो वो नहीं करेगा। ठीक, जैसे पॉसिबल दो सिनेरियोज बनते हैं कि आपने जनाब जीटी ने परचेज की। अब जीटी जब परचेज करेगा तो एंट्री क्या करेगा कि जनाब परचेज अकाउंट डेबिट टू पेबल्स, कितने से जनाब 10,000 से। अब अगर उसके बाद पैसे हुए तो वो डिस्काउंट ले लेगा, अगर ना हुए तो वो नहीं लेगा। इसका मतलब पहली एंट्री हुई है 8 अगस्त को, और लेट्स सपोज उसके पास कैश फ्लोज प्रॉब्लम थे और उसने पेमेंट की जनाब नेचुरली उसी को 31 अगस्त को। तो वो पेमेंट क्या कर रहा होगा जनाब, पेबल्स डेबिट टू कैश, और 10,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू पेबल्स और पेबल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सो एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि जीटी के पास कैश फ्लोज बेहतर जा रहे हैं और वो डिस्काउंट अवेल करने का सोच ले, तो पहली एंट्री वो करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू पेबल्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू पेबल्स विद 10,000। अब अगर वो 8 अगस्त को ये एंट्री करता और वो पेमेंट कर देता जनाब 17 अगस्त को, तो नेचुरली हम लोग पहले क्या एंट्री किया करते थे, हम एंट्री करते थे जनाब पेबल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपकी लाइबिलिटीज थी 10,000 की और आपने पेमेंट की 9,600 की, तो हमने कहा जनाब 400 का जो है वो हमारे पास डिस्काउंट। ठीक, तो डिस्काउंट रिसीव जो है वो हम क्रेडिट कर दिया करते थे एज एन इनकम, जो कि जीपी के बाद अदर इनकम्स में आता था। अब इस चेंज के बाद स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि आप परचेज को क्रेडिट करते टू परचेज। इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी, सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द जीपी एज वेल। ठीक, अगर आप यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट करते हैं, फॉर एग्जांपल परचेज को क्रेडिट नहीं करते, तो तब भी डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में रिक्वायरमेंट ये है कि नॉट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में से आप इसको माइनस करेंगे, जो भी डिस्काउंट आपको मिलेगी एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। तो ये परचेज जो है इसको क्रेडिट कर दे या डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट ही लिख लें, तो रिक्वायरमेंट ये है कि इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। सो अल्टीमेटली अब ये चीज़ जो है ये आपके कॉस्ट ऑफ सेल को जो है वो अफेक्ट करने जा रही है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को। डिस्काउंट अलाउड का ट्रीटमेंट ये है कि सेल्स डेबिट कर दे। सो इनकंसिस्टेंसी विद दिस ट्रीटमेंट, स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि अगर आप सप्लायर की बुक्स में जाएंगे तो अगर वो डिस्काउंट अवेल करता है तो दैट शुड बी क्रेडिटेड टू द परचेज, एंड रिजल्टेंटली ये कॉस्ट ऑफ सेल जो है उसको अफेक्ट करेगा। नेचुरली कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो इससे अफेक्ट होएगी। सही हो गया। तो ये था जनाब हमारे पास रिलेटिंग विद द डिस्काउंट। ठीक,
मेरा भी इसी तरह एक और एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 11, अनम लिमिटेड एंड साइमा लिमिटेड। एग्जाम्पल नंबर 11, अनम लिमिटेड एंड साइमा लिमिटेड। ये इसको मैं मिटा रहा हूँ, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है, सो इट कैन बी इन द एग्जाम बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट द न्यू थिंग। और ज़्यादा बच्चे जो है वो उसको पुरानी तरह से ही ट्रीट करेंगे, सो मेरा ख्याल है कि इट कैन बी समवेयर इन द एग्जाम, you should be alert of it, the treatment of discount allowed and discount received, because it has been changed now onward. So पेपर में ज़रा विजिलेंट रहिएगा, ठीक हो गया। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि नई बात है, हम सब लोग जो है वो बार बार एक ही चीज़ करते करते हम उसको वैसे ही ले रहे होते, बट समटाइम्स यू नो इजी मार्क्स है, लेकिन यू हैव टू रिमेन विजिलेंट। एग्जाम्पल नंबर 11 पे आज, एग्जाम्पल नंबर 11, साइमा लिमिटेड एंड अनम लिमिटेड एंड साइमा लिमिटेड। ठीक, ये पेज नंबर है हमारे पास, अनम लिमिटेड एंड साइमा लिमिटेड, पेज नंबर 310, पेज नंबर 310। Anam Limited and Saima Limited. Anam Limited and Saima Limited. क्या कह रहा है जनाब? कहता है जनाब कि Anam Limited bought and obtained control goods from Saima Limited. So Anam is the buyer, Saima is the seller. On 1st July. The parties have agreed to fix contract price of rupees 880 to be paid on 30th June 2022. यकम जुलाई को चीज़ें डिलीवर हो गई। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है उसमें 8,80,000 है और 1 साल बाद पैसे आएंगे। कहता नॉर्मली क्रेडिट पीरियड जो है वो 15 से 30 दिन का है इस इंडस्ट्री के अंदर। एसएल ऑफर, Saima Limited offer same goods for rupees 80,000 if paid within normal credit period. कहते हैं जनाब रूटीन में जो कस्टमर 15 से 20 दिन में पैसे देते हैं 30 दिन में, उनको यही चीज़ें 8 लाख में फरोख्त की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि पेमेंट पीरियड जो है, क्रेडिट पीरियड जो है वो एबनॉर्मली एक्सेप्शनली जो है वो 1 साल का हो गया, तो वहाँ पर उसने कहा जनाब अब ये चीज़ें आपको मिलेंगी 8,80,000 रुपये, 880,000 की आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप कैश पे ट्रांजैक्शन कर रहे होते तो यही चीज़ें जो हैं वो आपको 8 लाख में मिल जाती। एएल एंड एसएल हैव ईयर एंड 30th जून, क्या 30 जून जो है वो ईयर एंड, ठीक हो गया जनाब। पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एएल, ठीक, एंड एसएल। एएल इज द बायर वेयर एसएल इज द सेलर। सो अगर हम यहाँ पे देखें इन द बुक्स ऑफ एएल एंड एसएल, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, IFRS 15 ये कहता है कि जब आप एक्सेप्शनली हाई क्रेडिट, लेंथी क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं जो कि नॉर्मल इंडस्ट्री से ज़्यादा है, तो एक्स्ट्रा प्राइस जो आप चार्ज करते हैं दैट इज़ अ फाइनेंस कॉस्ट बिकॉज यू आर फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ द बायर। ठीक, क्योंकि वो 1 साल बाद, अब इस एग्जाम्पल में क्या है कि नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 15 से 30 दिन का, वो यहाँ साल बाद पैसे देगा, तो इसका मतलब है कि सेलर जो है वो बायर को ना सिर्फ चीज़ें दे रहा है बल्कि उसकी परचेज भी फाइनेंस कर रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक, इसलिए प्राइस जो है वो 8 लाख से 8,80,000 होगी। ठीक, अब जनाब यकम जुलाई 2021, यकम जुलाई 2021 को ट्रांजैक्शन होती है एंड वी आर इन द बुक्स ऑफ एएल। इन द बुक्स ऑफ द एएल इज बाइंग, बायर है, तो क्या करेगा जनाब, तो कहीं परचेज अकाउंट डेबिट कर लेगा टू पेएबल्स। तो द क्वेश्चन इज कि 8 लाख से करेगा कि 8,80,000 से, तो हम कहेंगे जनाब 8 लाख से करेगा, जो उसकी कैश प्राइस, क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन
the normal paying in a normal credit period and paying after 1 year, the total differential is 80,000. ये interest है. This is the interest of the 12 months जो DL पे करेगा. और 30 जून को जब आप एंट्री करेंगे साल बाद पेमेंट की, तो आप क्या एंट्री करेंगे? पेबल्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा डेबिट टू कैश. कितने से जनाब? 8,80,000, 8,80,000. That's it. This is how you deal with the scenario. If there is an exceptionally period between performance obligation and the payment, और अगर आप immediately पे कर रहे हैं within the normal period पे कर रहे हैं और जो contract में price है due to the exceptional extended credit period वो फ़र्क है, तो जो differential है between the cash price and the contract price, it is a financing element once again. ठीक? तो अगर आप बुक्स ऑफ एसएल में आ जाए तो एसएल इज अ सेलर. ये क्या एंट्री करेगा? 1 जुलाई 2021. तो 1 जुलाई 2021 जो है ये एंट्री कर रहा होगा रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स. इसने सेल्स कर दी. कितने पे बुक करेगा? 8 लाख, जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस. साल बाद जब इसको पैसे मिलेंगे 30 जून को 2022 को, कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 8,80,000 टू रिसीवेबल क्रेडिट विद 800,000. और जो डिफरेंशियल है दैट इज एन इंटरेस्ट इनकम. इंटरेस्ट इनकम. सो दिस इज द रूल कि अगर आपके कैश प्राइस में और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में फर्क है, और फर्क इसलिए है बिकॉज यू आर एंजॉइंग द एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं है. सो द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट यू आर गोइंग टू पे ड्यू टू द एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड विल बी ट्रीटेड एज एन इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट. तो उसको हम फाइनेंस कॉस्ट कहेंगे. इसके अलावा जनाब आपकी बुक में कुछ और एग्जांपल्स भी हैं. ठीक? और जैसे सबसे पहली जो एग्जांपल है अदर कॉस्ट में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में. सो समटाइम देयर इज अ कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. इसके बारे में डिस्कशन है. ठीक? और अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है. इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे कल. और फिर इस चैप्टर की तमाम एग्जांपल्स जो हैं कल इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म कर लेंगे. और फिर जनाब हम इस पे फर्दर थ्योरेटिकली जो है वो इस पे बात करेंगे. वी विल डिस्कस सम थ्योरेटिकल आस्पेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड. देन जनाब हम इसमें से इसको समझेंगे कि ये हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हुआ है. तो कल इंशाल्लाह बाकी एग्जांपल्स पे बात करेंगे. आज के लिए ये 2 मेन एग्जांपल्स काफ़ी हैं. कल हम बात करेंगे अदर कॉस्ट के ऊपर स्टैंडर्ड की. ठीक? अदर एस्पेक्ट्स, और इसमें हम जो और बाकी छोटी छोटी बातें रह गई उनकी पहले एग्जांपल्स कर लेंगे. देन वी विल रीड दिस स्टैंडर्ड थॉरोली एक लेक्चर के अंदर. फिर जो है हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक हो गया जनाब? थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.